नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इग्नू MPS 004। दोस्त ये कोड हमारा नंबर जो है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। आखिर इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से मैं पहले आपको ये बता दूंगा, साथ ही इनको मैं समझा भी दूंगा और आपको नोट्स दे दूंगा जिससे आप प्रिपेयर कर लोगे और एग्जाम्स के अंदर आप अच्छे से लिख कर भी आ जाओगे। चलिए दोस्त, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विकासशील देशों में नौकरशाही। दोस्त कोई मिस्टेक्स होते हैं ठीक कर लेना। नौकरशाही की प्रकृति का वर्णन करें। डिस्कस द रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी। देखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, थिंकर के व्यूज बताने के बाद। जैसे कि नौकरशाही दोस्त जो थ्योरी है वो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड फ्रेडरिक रिक्स के द्वारा भी दी गई है। तो जितने भी थिंकर्स आएंगे उनके बारे में जरूर बताइए कि नोट्स में मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं विकासशील देश यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके अंदर ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। नौकरशाही वो होते हैं जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब नौकरशाही दो प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है नॉन परमानेंट। परमानेंट उनको कहा जाता है जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिनकी एज रिटायरमेंट की होती है, 62 65 एज होती है उनकी, यानी कि उससे पहले अगर वो ऐसा गलत काम नहीं करे तो उनको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जो नॉन परमानेंट होती है दोस्त नौकरशाही, उसमें आती है हमारी एग्जीक्यूटिव, जैसे कि MP है ना, MLA, ये सब होते हैं जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अच्छा काम करेंगे तो फिर से वापस आ जाएंगे, अदरवाइज हटा दिए जाएंगे। तो नॉन परमानेंट और परमानेंट, इन दोनों में आपको समझ में आ गया नौकरशाही। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन टाइप में हो गया। अब आपको ये बताना है कि विकासशील देशों में नौकरशाही की प्रकृति क्या है। बहुत ही खराब है। विकसित कंट्री के मुकाबले जो विकासशील कंट्रीज होते हैं उनके अंदर जो नौकरशाही यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होती है वो दोस्त मोस्टली कंट्री में देखा गया वो करप्टेड ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट, उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, उनके पास पावर्स ज़्यादा दे दी जाती है। थर्ड पॉइंट दोस्त, वो काम को इस तरीके से करते हैं तो 2 दिन के काम को वो 100 दिन लगा देते हैं, तो काम इफिशियंसी जो है वो जल्दी नहीं हो पाता। फोर्थ पॉइंट दोस्त, वही काम जो काम जैसे कि डिफेंस में है या कोई एजुकेशन को लेकर जो कोई नई पॉलिसी बनाना हो, वो पॉलिसी इस तरीके से जल्दी नहीं बन पाते क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है दोस्त। इसलिए विकासशील देशों के अंदर नौकरशाही को असफल या आप कह सकते हो कि फेलियर के रूप में दिखाया जाता है, कुछ क्रिटिसाइज किया जाता है इसका। अगर पॉपुलेशन जहाँ बड़ी है, विकासशील कंट्री वही है ज़्यादातर जो जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एशियन कंट्री आ गई दोस्त, लैटिन अमेरिकन हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, गरीबी यहाँ पर ज़्यादा है। अब गरीबी प्रॉपर्टी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे पॉलिसी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो नौकरशाही मतलब अपने आप में ही बस अपने लिए लगे पड़े हैं। तो नौकरशाही का यहाँ पे क्रिटिसाइज ज़्यादा किया जाता है विकासशील देशों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पर्यावरण को परिभाषित करें और पर्यावरण विवाद के जो अलग अलग मुद्दे उनके बारे में बताएं, यानी कि डिफाइन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है दोस्त, जिसने हमारे पूरे चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है ना, एटमोसफियर जिसमें हम सांस ले रहे हैं, है ना, एक लेयर है जो हमें पूरी चारों तरफ से घेर रखी है उसने, ठीक है। डिस्कस द की इशू इन द एनवायरनमेंट डिबेट। देखो, डिबेट का जो मुद्दा है वो इस टाइम वो ग्रीन हाउस गैस जो दोस्तों जो निकल रही है दोस्त, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे बड़ी बात वही है। और जो परावैंगनिक किरणें दोस्तों पास हो पा रही है क्योंकि ओजोन परत में जो छेद होता जा रहा है वो बड़ा होता जा रहा है। एक मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे ये है, डिबेट का इशू दोस्तों ये कि डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री ने बहुत ज़्यादा अपना विकास कर लिया इसलिए वो इसके जिम्मेदार हैं। अब डेवलप्ड कंट्री कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री अपना विकास कर रहे हैं वो इसलिए वो जिम्मेदार है। बस यही दोस्तों डिबेट का मुद्दा चलता रहता है। इसके लिए काफ़ी सारे इशूज़ यानी कि काफ़ी सारे बैठकें हुई हैं, कॉन्फ्रेंस हुई हैं, चाहे आप पृथ्वी सम्मेलन देख लो, क्योटो प्रोटोकॉल देख लो, काफ़ी सारे सम्मेलन हुए हैं। फिर भी इसका जो एक सस्टेनेबल जो हम कह सकते हैं कि जो एक कंक्लूजन है वो निकल कर नहीं आया है, क्योंकि बस कोई हाँ करता है तो कोई ना करता है। यानी कि सिंपल बात दोस्तों ये कि इन्वायरमेंट के इशूज़ के ऊपर कोई दुनिया एक मत होना ही नहीं चाहती है। अब कोई अगर रिसोर्सेज को या कोई कार्बन डाइऑक्साइड को कम उसका मतलब कि प्रोड्यूस करेगा तो कोई उसका ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि बिना इंडस्ट्री के कोई डेवलपमेंट कैसे कर सकता है। फिर भी दोस्त देखो है, दुनिया आज जब दर्दनाक मौत से मरेगी तो वो इन्वायरमेंट से ही मरेगी, नेचुरल डिजास्टर से ही मरेगी, वही दुनिया है भाई यार, देखिए, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्रिटिकली एग्जामिन मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर की जो थ्योरी वो ये है कि दुनिया भर के अंदर ब्यूरोक्रेट ही है जो पूरे देश को चलाती है, जिसमें IAS वे सब हमारे आ जाते हैं। तो दोस्त जो वो नौकरशाही है, जैसे जो MLA MP की हम बात कर रहे थे अभी, लेकिन जो इलेक्टेड है वो तो हम देख लिया हमने, MLA MP वगैरह,
लेकिन जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड मतलब क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स दो तरीके से, इलेक्टेड जिनका चुनाव हो गया है, सिलेक्टेड जो एग्जामिनेशन दे के पास होकर IAS IPS यानी जो बन के गए हैं, ठीक है, PCS में, यानी कि वो किसी चीज़ में वो गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में गए हैं वो। तो मैक्स वेबर यहाँ पे ये कहता है कि जो अनसिस्टमेटिक जो पूरी व्यवस्था हो रखी है इस टाइम, उसको सिस्टमेटिक वे में ढालने के लिए ही ब्यूरोक्रेट्स की बहुत ज़रूरी पड़ती है हमें, क्योंकि शासन की बारीकियों को समझने वाला सिर्फ नौकरशाही होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जो चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन दोस्त इसी बीच इसने इसको अनसिस्टमेटिक वे में जो इसने डिफाइन किया है, इसकी क्रिटिसाइज की जाती है काफ़ी सारे थिंकर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये थ्योरी मैक्स वेबर की है, जो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। इसने नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स का थ्योरी दिया है, नौकरशाही का, कि नौकरशाही यानी कि कैसे होनी चाहिए वो, और वो क्या काम करनी चाहिए। लेकिन जो इसने कहा है कि किस प्रकार से अनसिस्टमेटिक वे में जो वो काम कर रहे होते हैं, उसी वे में दोस्त इसकी आलोचना की गई है। नोट्स में मैंने आपको डीपली समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों के क्रमतर विकास पर राइट एन एसे ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें आपको ये बताना है कि मानव के जो अधिकार उसका विकास कैसे हुआ। देखो सबसे पहले बताऊँ मैं आपको, तो 1215 में जो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में पास किया गया था, ये कानून था, सबसे पहला कानून दुनिया का कह सकते हो आप, जहाँ पे इंसानों के अधिकारों की बात की गई थी। और दोस्त देखा जाए तो अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 के अंदर फंडामेंटल राइट्स की डिमांड हुई। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में वहाँ पे दोस्त इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की एंड लिबर्टी की बात की गई। आगे चल के देखा जाए तो यूएनओ जब बना दोस्त, यूएनओ के अंदर भी 10 दिसंबर 1948 को दोस्त यूनिवर्सल राइट्स डिक्लेयर किया गया, जो कि हर एक इंसान को इंसान होने के नाते कुछ अधिकार चाहिए, जो अधिकार में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे अधिकार रहते हैं। एंड दोस्त ये जो एथनिसिटी में मतलब काफ़ी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक और गोरों को लेकर, काले गोरों को, ये भी ख़त्म किया गया। तो ऐसे अधिकार जो एक इंसान के नाते पूरी दुनिया में जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं सभी को जरूरत पड़ती है, तो वैसे अधिकार को ही मानव अधिकार कहा जाता है, ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त ये इसमें पहुंचे, नोट्स में पूरा डिटेल्स दे दिया मैंने आप सभी को, ठीक है। पहले आपको मैं क्वेश्चन पहले समझा दूँ, जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, हाउ टू ट्रांसनेशनल। यानी दोस्तों अगर देखा जाए तो ये राज्य की संप्रभुता को कैसे खतरा पहुंचाते हैं, यानी कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है दोस्तों कैसे अफेक्ट करती है एक स्टेट की सॉवरेनिटी को। सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का मतलब होता है कोई एक स्टेट या कोई एक देश अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल मामले में टोटली इंडिपेंडेंट हो। मान लो भारत है, वो अपने आंतरिक, भारत अपने अंदर भी, भारत की सरकार किसी भी देश के अंदर भी किसी से दबाव में नहीं है, वो नहीं किसी बाहरी देश से भी किसी दबाव में है। थोड़ी अमेरिका जो कहेगा भारत वो करेगा, मर्जी है भाई। तो इसलिए हम क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है। 1947 से पहले भारत एक सोवरेन स्टेट नहीं था, हम एक ब्रिटिश स्टेट थे, क्योंकि ब्रिटिश की हुकूमत हम पर राज कर रही थी। 1947 के बाद हम तो आज़ाद हुए और हम एक सोवरेन स्टेट बन गए। भारत अपने इंटरनल मामले में भी और एक्सटर्नल मामले में भी टोटली इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। वो जो भी नीति बनाएगा वो देश की जनता के इंटरेस्ट में बनाया जाएगा। क्लियर है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जो किसी एक देश में उनकी मेन कंपनी होती है, मेन ब्रांच होती है, और वो विदेशों में जाके अपनी कंपनी खोलकर वहाँ पे इंडस्ट्री लगाकर वो व्यापार करना और प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, मार्केटिंग का जाल बिछा लेते हैं वो। जैसे एग्जांपल दूँ, मान लो दोस्तों कि जर्मनी की कंपनी है, और जर्मनी कंपनी मान लो इंडिया में आ जाती है, और इंडिया में आके वो अपना यहाँ पे इंडस्ट्री लगाती है गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर आकर। तो उनका मेन मकसद क्या होगा दोस्तों, उनका मेन काम होगा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि टैक्स पॉलिसी, टैक्सेशन का जो काम है वो बहुत कम से कम हो। यानी कि ये सरकार को टैक्स देते हैं, लोगों को ये रोज़गार देते हैं, एम्प्लॉयज़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के जो सॉवरेनिटी है, जो सरकार की जो पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है, ये उसको भी अफेक्ट करते हैं। कैसे? तभी दोस्तों क्वेश्चन में क्या गया, ये संप्रभुता को कैसे प्रभावित करती है। आपको ये बताना है कि जब भी किसी एक देश की कंपनी किसी बी देश की में जाके वहाँ पे कंपनी खोलती है, तो वो सरकार पे दबाव बनाती है कि पॉलिसी ये नहीं, ये बनानी चाहिए, या ऐसे नहीं ऐसी पॉलिसी बनाओ। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये टैक्स पेयर होते हैं, इनसे बड़ा अमाउंट टैक्स सरकार को मिल रहा होता है, और सरकार को इनकी बात मानने भी पड़ जाती है। क्लियर है। तो काफ़ी सारे इस पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि इंपॉर्टेंस कह लो दोस्त, या आप रिलेवेंस कह लो किसकी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जब एक देश की हम राजनीतिक व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को किसी दूसरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ तुलना करके उन बातों को जाने जो हमारे देश में नहीं है और उन देश के अंदर है, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं।
ठीक है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे मैंने एक डीपली वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने दोस्त इंपॉर्टेंस अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब मैं आपको ये बता दूं तो इसमें आपको ये बताना है कि इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो फादर हैं वो अरिस्टो को कहा जाता है, क्योंकि अरिस्टोटल ने अपने ही टाइम पे ये जानने के लिए कि दुनिया का सबसे अच्छा शासन कौन सा है, लगभग दोस्त 158 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग दोस्त 158 कॉन्स्टिट्यूशन, 158 संविधान को इसने स्टडी कर लिया था सिर्फ ये जानने के लिए कि सबसे अच्छा साधन है सरकार कौन सी है, शासन कौन सा है सबसे अच्छा शासन, ठीक है। तो इसलिए इसका महत्व तो आज भी उतना ही है। क्या हम तुलना नहीं करते, हम एक इंसान की दूसरे इंसान से तुलना करते हैं बेहतर बनने की। शर्मा जी का लौंडा अच्छे मार्क्स लेकर आ गया, घर में ताने सुनने को मिलता है, तो हम तुलना ही तो कर रहे होते हैं। तो सेम स्टेट लेवल पे भी ऐसा ही है, एक स्टेट की स्ट्रक्चर को दूसरे देश के स्ट्रक्चर के साथ तुलना करके क्या बेहतर है वो अपना सकते हैं। तब भारत का संविधान बन रहा था 1947 में, है ना, 47, 48, 49 पूरा टाइम पीरियड दोस्तों उसी टाइम में गया। तो उस टाइम भी हम तुलना ही तो कर रहे थे कि हम अमेरिका से क्या ले सकते हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स ले लिया, हम फ्रांस से क्या ले सकते हैं, हमने लिबर्टी है इक्वलिटी फर्टिलिटी का हमने ये नारा ले लिया, हम रूस से क्या ले सकते हैं, सोवियत संघ से हमने वहाँ से मौलिक कर्तव्य ले लिया, अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले लिया, है ना। तो हम अलग अलग कंट्रीज़ को देख के यही तो कर रहे थे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था, रिलेवेंस आज भी है। नागरिक समाज और राज्य के मध्य संबंध, देखो जो नागरिक समाज है, नागरिकों से ही राज्य चलता है और राज्य नागरिक पर ही डिपेंड रहता है। नागरिक समाज का इतिहास आज से नहीं बहुत पुराना है। इंसानों को अगर हम एवोल्यूशन में डिवाइड करें कि कैसे कैसे इंसान का एवोल्यूशन हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ है, तो स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि इंसानों की सुरक्षा के लिए राज्यों को बनाया गया है और राज्य को सारी शक्ति लोगों ने मिलकर सौंप दी है। अब राज्य मतलब यहाँ पे सरकार से है, तो सरकार शासन करेंगे। तो आपको यहाँ पे दो सिटीजन और सोसाइटी यानी कि जो स्टेट है उसमें आपको रिलेशन बताना है। और इस नागरिक कौन हो सकता है, वो कई सदियों से उस देश में ही रहता आ रहा हो, वो उसका नेटिव बन जाता है, यानी कि वो एक नागरिक बन जाता है, मूल निवासी बन जाता है। तमाम तरह के दोस्तों इसमें बताना है, लेकिन आज के संबंध में ये चेंज हो चुका है, इसलिए इसकी क्रिटिसाइज भी करनी है। क्लियर है, नोट्स में ये सब दिया हुआ है मैंने। ये नेक्स्ट है आपको नरजातीय आंदोलन की प्रकृति और राष्ट्र निर्माण पर इसके प्रभाव बताना। एनालाइज द नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेशन बिल्डिंग। देखो सबसे पहली बात तो ये, अलग अलग देशों के अंदर एथनिसिटी को लेकर, यानी कि दोस्त नस्ल, जातीय, धर्म, अलग अलग चीज़ों को लेकर दोस्त आंदोलन चलते रहे हैं। और कोई भी देश जब उसका राष्ट्र निर्माण हो रहा हो तो वो इन चीज़ों को स्पेशल ध्यान रखता है, वो विशेष तरह के ध्यान रखता है कि अपने देश की कल्चर्स को देखते हुए ही अपने देश की कानूनों को बनाए, ताकि डाइवर्सिटी है तो वो भी बनी रहे। अगर पर्टिकुलर कोई एक रिलीजन या कोई एक कास्ट या एक कल्चर के लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भी विशेष तरह के ध्यान रखा जाए। वरना दोस्त अफ्रीका जब गुलाम हुआ करता था वहीं गोरे अंग्रेजों का, तो वहाँ पे काले गोरे भेदभाव को बहुत देखा गया था। एथनिसिटी का मूवमेंट बहुत तगड़ा चला वहाँ पे। तो आज भी किसी ना किसी तरह की दोस्त अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में ये देखा जा सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स कह लें पॉलिटी। एक की लोकतांत्रिक क्रांतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। दोस्त लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। जनता वोट किसको डालेगी जब पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी। तो एक ऑर्गेनाइज वे में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, संविधानों को, कॉन्स्टिट्यूशंस को मानते हुए, उनके नियमों को फॉलो करते हुए कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी मतलब कि हम अच्छे तरीके से कंपटीशन करें और जनता का सहयोग, जनता का सपोर्ट प्राप्त करते हुए ये सत्ता में आए, सरकार बनाए और फाइनली उन पॉलिसीज़ को, अपनी आइडियोलॉजी को वो इम्प्लीमेंट करे जो वो देश के अंदर देखना चाहते हैं। तो दोस्त इन्हीं को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। ये इनका अपना नियम होता है, नियम कायदे से चलते हैं, जो कि लीडरशिप के थ्रू पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाया जाता है। तो लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है, चाहे दो पार्टी हो या दो से ज़्यादा पार्टी हो, लेकिन दो पार्टी तो होनी ही चाहिए, एक नहीं। दोस्तों जहाँ पे भी एक पार्टी होगी वहाँ पे वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी ही नहीं। लाइक डेट चाइना, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट। देखो आधुनिक राज्य के जो गांधीवादी परिप्रेक्ष्य है ये बताना है। देखो गांधी जी ने हमेशा से स्टेट को एक अहिंसक स्टेट कहा कि स्टेट को हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, और स्टेट हमेशा से डोमेस्टिक जो डेवलपमेंट है, डोमेस्टिक है ना, जो घरेलू जो हमारे उद्योग है उसको प्रमोट करना चाहिए। और गांधी जी का दोस्तों ये हमेशा से रहा है कि स्टेट लोगों के कामों में, या लोग मतलब कि दोस्त जो स्टेट होगा वो इस तरीके से पॉलिसीज मेकिंग करेगी जिससे कि समाज के एक हाशिए पे भी जो लोग हैं
उसका भी विकास हो पाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने सोशलिज्म की बात कही गांधी जी ने, साथ ही गरीब तबकों की भी बात कही, कुटीर उद्योगों की बात करी, हथकरघे की भी बात करी। तो स्टेट को इस तरीके से बनाया जाए जैसे कि आधुनिक विकास हो सके। दोस्त इस तरीके से जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए इनके मैंने आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं डीपली में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में MPS 01, 2, 3, 4 सभी की दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने जो सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इनका मोटा मोटी जो पर्सपेक्टिव है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ये, इसी से दोस्त मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जल्द दोस्तों हमारी मुलाकात नई वीडियो में होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।